नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियाज इन हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार, आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, ये हमारा बीए हिंदी ऑनर्स, बीए प्रोग्राम और बीए कॉम प्रोग्राम के लिए भी है। जीए जो होता है ये सभी सेमेस्टर वाइज होता है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सो हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा हमारा। तो सिलेबस की बात कर लें तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा धर्म और दंड वाला जो है कौटिल्य का चैप्टर, जो कि इकाई 1 है। इकाई 2 में हमें लैंगिक विषय पर ताराबाई शिंदे के बारे में पढ़ना है। तीसरा इकाई जो है हमारा भारत संस्कृत और राष्ट्रवाद है, जो कि स्वामी विवेकानंद का है। और इसके बाद जो स्वराज है वो गांधी का है, जो कि 4th यूनिट है। 5th यूनिट में हमें सामाजिक न्याय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना है। और जो 6th यूनिट है वो हिंदुत्व सावरकर के बारे में है। और 7वां जो है वो एकात्मक मानववाद दीनदयाल उपाध्याय के बारे में है। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कौटिल्य के बारे में। ठीक है, सो हमें कौटिल्य में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम उस चीज़ को भी पढ़ लेते हैं। तो ये है इकाई 1, दंड, धर्म और दंड कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। इसमें हम मेन पढ़ेंगे, संरचना में हम पढ़ेंगे पहले उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर धर्म और दंड कौटिल्य की जो अवधारणा थी उसके बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य का जो सार्थक सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसकी आलोचना और उनके विभिन्न अंगों की सापेक्षिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य की राज्य एवं राजनीतिक संबंधी सिद्धांत किस प्रकार थे, राज्य में सामान्य स्वरूप और राज्य का उद्देश्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे संप्रभु राज्य के कर्तव्य एवं भूमिका, प्रशासन व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था, कौटिल्य के कूटनीति सिद्धांत एवं आलोचना, राजनीतिक चिंतन का कौटिल्य देन। फिर इसके बाद हम निष्कर्ष पढ़ लेंगे इसके और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। चलिए उद्देश्य से शुरू करते हैं कि इसमें हमें मेन क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले इसमें मिलेगा धर्म और कांड के बारे में, दंड के बारे में विचार। इसके बाद इनके द्वारा जो राज्य और राजनीति के सिद्धांत को परिभाषित किया गया उनके बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, राजा के क्या कर्तव्य थे, क्या भूमिका थी, इसके विश्लेषण में जानकारी मिलेगी। राजा एवं नागरिकों के बीच क्या संबंध थे उस समय और इनके बीच क्या अंतर था। ठीक है, कौटिल्य की कूटनीति क्या थी, के सिद्धांत क्या थे, मतलब उनकी क्या नीति थी जिसको इतना विशेष माना गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं परिचय। व्यवहारिक राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से ही नहीं, सैद्धांतिक राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से भी कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का अत्यधिक महत्व है। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रकाश आने से पूर्ण समानता यह माना जाता है कि राजनीतिक चिंतन यह शास्त्र विभिन्न प्रवर यूनानी या ग्रीस के अतुतु द्वारा किया गया और इसलिए उसके पक्ष में विचारकों द्वारा राजनीतिक सशक्त का जनक या प्रणेता माना गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला कोई ग्रंथ नहीं है। इसके विपरीत वह राज्य केंद्र के बिंदु मानकर उनके सैद्धांतिक, व्यवहारिक, भौतिक परिदृश्य के विस्तार और गहन विश्लेषण करने वाला ग्रंथ है। सो लोग क्या मानते हैं, जो अर्थशास्त्र है वो मानते हैं कि ये हमें बताता है कि अर्थशास्त्र से जोड़ते हैं इसको। ठीक है, अर्थशास्त्र जोड़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स होता है उससे जोड़ते हैं, जबकि ये था राजनीतिक पॉलिटिक्स से जुड़ा कि क्या राजनीति होनी चाहिए थी। ठीक है, राजा कैसे काम करेगा इसके बारे में था। ये मानते थे कि जो हमारा ये था कौटिल्य था वो बाहर के देश का था, पर ऐसा नहीं था, वो वहीं का था और उसी साम्राज्य में अपने काम उसने किए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के समकालीन यूनानी विद्वान अतुत का ग्रंथ
पॉलिटिक्स राज्य के व्यवहारिक और सैद्धांतिक वर्णन करने वाला ग्रंथ है, लेकिन इसके विपरीत कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य के व्यवहारिक रूप को अधिक और सैद्धांतिक रूप से अध्ययन स्थापित और लोक प्रशासन की कूटनीतियों का विस्तार वर्णन करता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य के जन्म, नाम और जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है, लेकिन उपलब्ध सामग्री के आधार पर कुछ विद्वान उनको जन्म 400 ईस्वी से 325 ईस्वी मानते हैं। जन्म स्थान की दृष्टि पे भी विवाद है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमें उनके जन्म के बारे में नहीं पता, पर एक काल को एक निश्चित माना गया है जो कि 400 ईस्वी से 325 है, और ये कहा जाता है कि उनमें तक्षशिला से जुड़े कुछ सबूत मिलते हैं। ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से ही विद्युत जगत में जाने जाते हैं। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही विभिन्न विद्याओं और नीति, वैदिक, ज्योतिष, रसायन आदि की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। ज्योतिष, ठीक है, जो कि मेडिसिन ये सब हो गया, वैदिक मेडिसिन ये सब हो गया, नीति मतलब राजनीतिक, और रासायनिक मतलब केमिकल, जितने भी साइंस की थी इन सब के फील्ड में इन्होंने पढ़ाई जो की थी वो तक्षशिला से ही की थी। वे एक अच्छे शिक्षक एवं शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण विवक्त थे। राजनीतिक में उनका कार्य क्षेत्र नहीं था, लेकिन परिस्थितिवश उन्हें राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं हम। धर्म दंड। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि कौटिल्य की अवधारणा में दंड को कैसे परिभाषित किया है उन्होंने, या उन्होंने धर्म को कैसे परिभाषित किया। ये क्वेश्चन आ सकता है। धर्म और दंड किस तरह से कौटिल्य की अवधारणा में अपने जगह रखती हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। राजनीति को लेकर कौटिल्य के विचार धर्म और दंड के दो स्तंभों पर खड़े नजर आते हैं, तथा धर्म और दंड से संबंधित विचार आपस में जुड़े हुए हैं, जो किसी राज्य के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, इसे शक्तिशाली और वैशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धर्म और दंड आधारित राजनीति से संबंधित कौटिल्य के विचार को निम्नलिखित अनुसार समझा जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर है तो आप इतना कुछ तो लिखेंगे नहीं, तो सबसे पहले आप उद्देश्य लिख दीजिए, फिर भूमिका लिख दीजिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा जल्दी से एक पेज को इन दोनों में फिल कर दीजिए। दूसरे पेज पे जो पूछा गया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर उसके बाद पॉइंट्स को लिखिए, क्योंकि जो एग्जामर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अंदर की चीज़ें भी पढ़ पाए। अगर आप अंदर की चीज़ें याद कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करके ज़रूर आइए। वैसे हेडिंग ज़रूर पढ़ के जाइए, कि हेडिंग से ही बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है। और राइटिंग अच्छी से लिख के आइए, मतलब अच्छी नहीं लिख पाते हैं तब भी थोड़ी बहुत तो अच्छी होनी चाहिए। तो हम आगे करते हैं। इसमें धर्म की प्रगति का एवं आधार। कौटिल्य के अनुसार धर्म का आधार सदाचार एवं नैतिकता है, जो नीति परकता, न्याय हेतु संपूर्ण राज्य और प्रजा के लिए दिग्दर्शक का काम करती है। ठीक है। आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन लाइन पढ़ा देती हूँ। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार धर्म की शक्ति के स्रोत धर्म ग्रंथ, परंपरागत ज्ञान, जो कि धार्मिक ग्रंथों में सदाचार और नैतिक शिक्षाओं के रूप में उपलब्ध है। ये एक प्रबुद्ध राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य और प्रजा की रक्षा की भलाई हेतु अपने शासन को धर्म का आधार देखकर चलाए। अब हम दंड की प्रगति अब आधार देख लेते हैं। ठीक है। वो धर्म था और ये दंड है। दंड एक अर्थ शक्ति है, जिसे प्रभुत्व राजा अपने राज्य में व्यवस्था बनाने के लिए राज्य में व्यवस्था हेतु प्रयोग करता है, किंतु इसका प्रयोग सदा धर्म अनुसार ही होना चाहिए। शासन प्रशासन जीवन के प्रत्येक पक्ष में धर्म और दंड में सदा संतुलन बनाए रहना चाहिए। दंड के प्रयोग, ठीक है, प्रयोग
में धर्म का पालन संस्कृत कौटिल्य द्वारा की गई है। ये संतुलन स्थितियों के संदर्भ के अनुसार सदा गतिशील रहता है। देखो, इसमें यही बात की गई है कि एक राजा होगा जो अपने राज्य में सभी में बराबरी या समानता बना के रखेगा। जो कानून का पालन नहीं करेंगे उनको दंड दिया जाएगा। यही बात इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम कौटिल्य के सातक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि 7 सिद्धांतों पर आधारित है। प्राचीन भारत में राज्य के रूप में उल्लेख मिलता है। उस समय के विद्वान राज्य को एक सजीव प्राणी मानते हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों ने सार्थक राज्य की कल्पना का एक विराट पुरुष के रूप में की है और उसके अवकों द्वारा सृष्टि के विभिन्न रूपों में बोध कराया गया है। मनु, भीष्म, शुक्र जैसे प्राचीन मनीषियों द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जगत शरीर से की गई है जिसे 7 अंक किया गया। ठीक है, जो ये हमारा कौटिल्य का जो सार्थक सिद्धांत है वो मनुष्य के 7 अंगों से किया गया है। ठीक है, मनुष्य के 7 अंगों से किया गया है। तो हम वही पढ़ेंगे कि वो कौन से 7 अंग हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया। जिस तरह से वो 7 अंग हमारे लिए काम करते हैं उसी तरह ये भी 7 सिद्धांत एक राज्य में होने ज़रूरी है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य में निम्न 7 अंग है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दोष, दंड और मित्र। राज्य के इन 7 अंगों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने राज्य के प्रत्येक भूत भी कहा, जिसमें ऐसा प्रतीक होता है कि वह समानता राज्य के सजीव सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। प्राचीन भारत में राज्य के इन 7 अंगों में सभी दृष्टि स्वस्थ होना और पारंपरिक सहयोग आवश्यक माना गया है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य उसी दिशा में अच्छी प्रकार से कार्य कर सकेगी जहाँ पे ये 7 जो अंक है उसका सहयोग और उचित रूप से कार्य किया जाएगा। ठीक है, स्वामी का मतलब है कि एक राजा तो होना चाहिए, है ना। राज्य के 7 अंगों में स्वामी अर्थात राजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सफलता राज्य की राजनीति पर निर्भर करता है। कौटिल्य को गणतंत्र राज्यों को संपूर्ण रूप से ज्ञान था, तथापि वह राजतंत्र का ही प्रबल समर्थक था। ठीक है, इसमें बीपी सिन्हा के अनुसार कौटिल्य की शासन प्रणाली में राजा शासन की धुरी है और शासन संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन की गति प्रदान करने के लिए राजा का एकमात्र स्थान होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कहा गया, जैसे कि हमारा सर होता है, सर सबसे ऊपर होता है, तो हमें एक राजा की जरूरत पड़ेगी जो पूरे समाज को देख सके, पूरे राज्य को चला सके। जिस तरह हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होता है जो पूरी व्यवस्था को देखता है, फिर हमारी व्यवस्था बढ़ती जाती है, लेकिन एक सर्वोपरि होना ज़रूरी है। यहाँ पे लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा, प्रजातंत्र की बात कर रहा है, जहाँ एक राजा होगा और उसकी बहुत सारी प्रजा होगी जिसके नीचे ये सब काम होगा। ठीक है, इसके आगे हैं अमात्य। साधारणतः लोग अमात्य का अर्थ मंत्री मानते हैं, लेकिन कौटिल्य के अनुसार अमात्य का अर्थ मंत्री, प्रशासन, अधिकारी दोनों से है। ठीक है, कौटिल्य ने इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज के बिना सहयोग से नहीं चलाया जा सकता। देखो, सिंपल सी बात है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री के नीचे बहुत सारे मंत्री हैं जो क्या करते हैं, सहयोग करते हैं राज्य को सुधारने के लिए। उसी तरह जो राजा होता है, प्रजातंत्र में राजा होता है जिसके बहुत सारे मंत्री और अधिकारी होते हैं जो कि कानून या जो भी कानून बनाने में सहयोग होता है वो देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि इनके बिना राज्य नहीं चल सकता। ऐसे तो फिर राजा का ही राज हो जाएगा, वो तो अपनी मनमानी करेगा हर जगह। ठीक है, तो आप इसे रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जनपद। ठीक है, राज्य का तीसरा अंग जनपद है, तथापि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये स्पष्ट रूप से यही
भी जनपद की परिभाषा नहीं दी है। तथापि जनपद में उनका अर्थ केवल भूप्रदेश से नहीं बल्कि राज्य के निवासी और जनसंख्या से भी है। जनपद के आभार और राज्य की कल्पना की नहीं की जा सकती। सिर्फ उनकी जनपद का जो जनपद है उसका मतलब सिर्फ भूमि से नहीं है कि भूमि जीतो, बल्कि वहाँ की जनसंख्या है। जब लोग होगी तभी तो राजा बनेगा ना। तो मेन बात ये है। ठीक है, इसके बाद है दुर्ग। दुर्ग दुर्ग क्या हुआ? जहाँ पे वो शासन करेगा। ठीक है, राजा के सार्थक में दुर्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए दृष्टि दुर्ग की अति आवश्यक है। जनपद के अनेक गुणों में कौटिल्य के अनुसार एक गुण ये भी है कि उनके स्थान पे कई दुर्ग हो जो शत्रुओं के राज्य की रक्षा करे। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग एक महल की तरह होगा। ठीक है, जो बाहर द्वारा जो आक्रमण करते हैं उनसे बचाएगा। ठीक है, तो एक दुर्ग का होना जरूरी है। जब तक दुर्ग बचा रहेगा, उसकी जनपद बची रहेगी, तब तक उसका राजा बचा रहेगा, उसकी मंत्री बची रहेगी। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं: औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धनुष दुर्ग, वन दुर्ग। इनके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये कौन कौन से दुर्ग है। ठीक है, औदक और पर्वत दुर्ग शत्रु के आक्रमण के समय राज्य की सुरक्षा में अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, ये पर्वत क्या होता है? ये पर्वत से ऊंचे ऊंचे स्थान पे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे महल बनाया जाएगा। जब यहाँ पे कोई सिपाही होगा जो हमला करने आएंगे, जब तक ये ऊपर चढ़ेंगे तब तक ये यहाँ पर वार कर सकते हैं आसानी से। ऊपर चढ़ने में मुश्किल भी होगी, और जब ये अपना सामान ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो मुश्किल होगा, जबकि नीचे से ऊपर आना आसान होता है। ठीक है, वो समझो उस समय ग्रेविटी को अच्छी तरीके से समझते थे। ठीक है, इसके बाद जो वन वाला है, राज्य की सुरक्षा के लिए होता है। राज्य आवश्यक इन दोनों ध्रुव। देखो, अब जंगलों के बीचों बीच में होगा तो उनको पार करने में मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ होंगी, मतलब यहाँ पे क्या होंगे? पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, जानवर हो सकते हैं। पहले तो यहाँ की दुर्ग से ये सुरक्षित है, पर यहाँ से जो वो आएंगे तब उनको इन सब का पार करना पड़ेगा। यहाँ पे इनके सैनिक छुप सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्या है? एक अच्छी दिमाग आइडिया है उनकी। ठीक है, कोष। राज्य के लगभग प्रत्येक कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए राज्य के महत्वपूर्ण आधार कोष है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में कोष ही महत्वपूर्ण है। अब देखो, कोष होना तो जरूरी है। जब धन ही नहीं होगा तो राजा कैसे कहलाएगा? ठीक है, वो लोगों की मदद कैसे ही कर पाएगा? ठीक है, फिर दंड। दंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दंड से तात्पर्य सेना से है। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना की विशेष महत्व है। कौटिल्य का कथन है, जिस राज्य के पास अच्छा सैनिक बल होता है उसे मित्र बने ही रहते हैं, किंतु शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अर्थशास्त्र का प्रयोग करके क्या करता है? राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए। ठीक है, एक दंड का यहाँ पे अर्थ है कि एक अच्छी सेना होना चाहिए। अच्छी सेना होगी तभी तो राजा वहाँ पे राज कर पाएगा, जंग जीत पाएगा, अपनी अपने दुर्ग अपनी जनपद की रक्षा कर पाएगा। ठीक है, अब है तीसरा, मित्र। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए अर्थात आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सहायक किसी भी राज्य ऐसे मित्र बनाकर रखे जाने चाहिए जो समय में सहायता कर सके। ठीक है, ये कौन सी बात है? अगर हमारा कोई मित्र होगा, ठीक है, तो वो हमारी मदद कर पाएगा। जैसे कि अगर कभी भी हमारी किसी भी देश से लड़ाई होती है तो क्या होगा? जो रूस है, रशिया है, वो हमारी मदद करेगा। तो इससे क्या होता है? अपनी मित्रता बढ़ती है, और साथ में जब मदद की ज़रूरत होती है तब वो देश उसकी मदद भी करता है। ठीक है, अब इसकी आलोचना भी की लोगों ने। ठीक है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सार्थक सिद्धांत के अनुसार आधारित आलोचना की जाती है। आलोचना का कहना है कि आधुनिक युग के आवश्यक तत्व संप्रभुत्व, सरकार, जनसंख्या का प्रदेश है, किंतु कौटिल्य ने इसका वर्णन नहीं किया है। यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि स्वामी के संप्रभुत्व, आधिपत्य की सरकार, जनपद में जनसंख्या, प्रदेश सम्मिलित है, केवल शब्द अलग है, उनके भाव वही है। राज्य का ऐसा कोई भी तत्व नहीं जिनको कौटिल्य ने सार्थक में ना लिया हो।
कौटिल्य ने दुर्ग को सेना मित्र को राज्य की आवश्यक अंग माना है। आलोचकों का कहना है कि इसके बिना भी राज्य का अस्तित्व बना रह सकता है। सेना के अभाव से भी राज्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, पहले रीज़न बता रहे हैं फिर उसका कंक्लूजन बता रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, इन जो हमारे आलोचक थे उन्होंने कहा था कि सिर्फ सेना की वजह से मतलब कोश की और मित्र के बिना भी एक राज्य चल सकता है, पर अच्छी तरीके से नहीं चल सकता। ठीक है, ठीक है, राज्य के सार्थक सिद्धांत हमें राज्य की शारीरिक सिद्धांत का अभ्यास मिलता है। आलोचकों के अनुसार राज्य को एक शरीर बताना अनुचित है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सार्थक सिद्धांत केवल राजतंत्रिक शासन के लिए है, तत्वों का वर्णन करता है, जबकि प्रजातंत्र को पूर्णता अपेक्षित की गई है। ठीक है, इसके बाद है विभिन्न अंगों की सापेक्षिक महत्व। किस तरह से अभी जिस चीज़ को इन्होंने वर्णन किया उसकी इम्पोर्टेंस है। कौटिल्य के सातों अंगों की अपेक्षित महत्व पर प्रकाश डाला है। इन सातों अंगों का संबंध मनु, भीष्म, शुक्र जैसे पुराने आचार्यों के मत से तो यह था कि स्वामी, अतिक, जनपद, दुर्ग, दोष, दंड और मित्र ये महत्वपूर्ण दृष्टि से क्रमानुसार है। कौटिल्य लिखता है कि ठीक है, लिखते हैं कि अमात्य राज्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि स्वामी राज गुण संपन्न हो तो वह अन्य अंगों को भी गुण संपन्न कर सकता है। इसलिए कौटिल्य के अपने सार्थक सिद्धांत में राजा को विशेष महत्व दिया और वह राज्य को पूरे शासन की आधारशिला मानते हैं। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। कौटिल्य के जो राज्य एवं राजनीतिक संबंधी जो सिद्धांत थे उनके बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र मूल रूप से राजनीतिक का ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु जिन अन्य बातों में समाहित किया गया है वह राजनीतिक से संबंधित होने के कारण स्थान पर आ सके। ठीक है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। राज्य की उत्पत्ति तथा स्वरूप। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ये एक स्थान पर उन्होंने बताया कि राज्य के पूर्व समाज और मास्तिक न्याय पर प्रभाव था। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, उसी तरह समाज में प्रबल पुरुष जो होते हैं पुरुषों के विनाश में हमेशा सक्रिय रहते हैं। इस व्यवस्था से तंग आकर लोगों ने निवस पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। ये लोग मनु को अपने अन्न की उपज का छठा भाग व्यवहार रूप से प्राप्त धन का 10वां भाग और सोने की आय का कुछ भाग कर के रूप में देने लगे। मनु को राजा का नियुक्त करते समय इन लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि कर वे लोगों को राजा को तभी देंगे जब वह उनके योग श्रम और समुचित व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये बता रहा है कि किस तरह से एक राज्य अस्तित्व में आया, किस तरह से एक राज्य बना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के सामान्यिक स्वरूप। कौटिल्य के सवयवी रूपों में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार राज्य के 7 प्रवृत्ति स्वामी, अतिम, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, इन प्रवृत्तियों को कौटिल्य ने राज्य के अवयव कहकर संबोधित किया है। इस प्रकार उनके मतानुसार राज्य एक ऐसा सत्वयी है जिसकी रचना 7 अंगों से मिलकर होती है। राज्य के इन 7 रूपों का वर्णन कौटिल्य पूर्व ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं, ठीक है, बिना दंड व राज्य शक्ति के राज्य की शक्ति व्यवस्था संभव नहीं है। अतः मित्र और पड़ोस के मित्र राज्यों में होना, मतलब जो कि हमने पीछे पढ़ा था वही इसको बड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, राज्य का उद्देश्य क्या था। कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य केवल पुलिस राज्य न था, अर्थात राज्य केवल शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना ही अपना कार्य नहीं समझता था। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को उनके पूर्ण विकास में पूरी तरह से सहायता देना है। अच्छा राज्य व्यवस्था और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है।
कौटिल्य ने जनपद के गुणों का वर्णन करते हुए श्रमशाली जनपद की आवश्यकता के गुण इस प्रकार बताया है। राज्य की भूमि क्षेत्र इतना हो कि वह निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनकी शत्रुओं से भी रक्षा कर सके। ठीक है, तो ये राज्य का उद्देश्य उन्होंने बताया। कौटिल्य का धर्म और दंड का जो संदर्भ था उसके बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का आधार धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही राज्य के राजा और प्रजा के द्वारा किए जाने वाले कार्य, न्याय, सामाजिक संदर्भ और सदाचारपूर्ण जीवन रक्षा दिशा तय करता है। क्योंकि दंड को धारण करने का अधिकार राज्य होता है, अंत में एक इकाई के रूप में राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ति या व्यवस्था बनाए रखने हेतु शक्ति या दंड का प्रयोग करता है, जिससे राज्य की एकता और सुरक्षा बनी रहती है। दंड का उपयोग राज्य की कानूनी व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप जरूर उनको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। संप्रभुत्व राज्य के कर्तव्य एवं भूमिका। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य के रूपी शरीर में राजा को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया है। उन्होंने राजा की सत्ता का समुदाय के सभी कार्यों को एकमात्र आधारशिला समझा। ठीक है, राजा को सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है, सर जो है वो राजा को बताया गया, आधारशिला बताया गया। ठीक है, राज्य ही समय संभव है, तो राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए और भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राजा ही राज्य की सर्वशक्तिमान है। ठीक है, राजनीति की सफलता या असफलता राज्य की भविष्य राजा की शक्ति और नीति पर निर्भर करता है। अगर वह राज्य हार जाता है तो राजा कमजोर है, अगर राजा अपने जनपद को बचाता है और शक्तिशाली होता है तो वो उस राजा की प्रशंसा ही है, क्योंकि अगर राजा बुद्धिमान है तो राज्य रहेगा। ठीक है, तो यही बात उन्होंने बताया है और इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि राजा संप्रभुत्व का प्रतीक या प्रयोगकर्ता होता है। ठीक है, कौटिल्य ने राजा को संप्रभुत्व का प्रतीक माना है, इसी आधार पर उन्होंने प्रयोगकर्ता घोषित किया है। राजा का प्रभुत्व हर रूप अर्थात उनके वैदिक, सामाजिक तथा नैतिक रूप का प्रतिनिधित्व प्रयोग करता है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। इसमें कार्यपालिका या प्रशासन शक्तियाँ भी होती हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। इस दृष्टि से उनकी शक्तियाँ निम्न प्रकार की होगी। पहली होती है, प्रथम वह राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे अमृतों, पुरोहितों, सैनिक और अधिकारियों तथा अन्य प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। दूसरा कार्य होता है, राजा राज्य के महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं पर अपनी पदाधिकारियों से विचार विमर्श या पत्र व्यवहार करता है। ठीक है, तीसरा है गुप्तचरों की नियुक्ति, उनके प्रतिवेदन और विचार विमर्श करता है। ठीक है, चौथा है राज्य की आंतरिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। पांचवा, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था स्थापित वे और संचालित करता है। ठीक है, छठा है षष्ठम, वित्त अर्थव्यवस्था का निरीक्षण या संचालन करता है। और सातवां है सेना के नियंत्रण और उनका प्रशिक्षण व्यवस्था। आठवां है विदेशी युद्ध नीति नियंत्रण करना और संचालन करना। ये मतलब एक राजा के कार्य बता रहा है कि वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करेगा और कानून बनाएगा। तीसरे में क्या करेगा, वो गुप्तचरों को नियुक्ति करेगा, क्योंकि गुप्तचरी है जो दूसरे राज्यों में जाएगी और उनकी जो रणनीति है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उनसे बातें करेगा। फिर अपनी सुरक्षा और शांति को बनाने के लिए काम उठाएगा। फिर जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको दंड देगा। ठीक है, फिर वित्त का निरीक्षण करेगा कि कितने पैसे बचे हैं, कहाँ क्या बनाना है। ठीक है, सेना का नियंत्रण करेगा और उसको क्या करेगा, शिक्षित करेगा, प्रशिक्षण करेगा, मतलब उनको बताएगा। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थी वो थी मित्र। हमने जो पढ़ा था 7
अष्टम में मित्र, मित्र मतलब विदेशी और युग नीति निर्धारित और उसका संचालन भी करेगा। नवा है राष्ट्र या राज्य के 8 प्रकारों की अग्नि, बाढ़, महामारी, रोग या इन सब को रक्षा करेगा। और 10वां है प्रगति विपदाओं के लिए आवश्यक आपातकाल अवस्था करता है। ठीक है। अब ये है विधायक शक्ति। राजा का प्रभुत्व होते हुए भी विधि कानून का स्रोत नहीं, उनका प्रवर्तक है। राजा स्वयं कानूनों के अनुसार ही सारे निर्णय करता है तथा उन्हें प्रभावी बनाता है। लेकिन परंपरागत कानून जो धर्म सामाजिक मान्यताओं के नैतिक धाराओं पर आधारित होती है, व्याख्या पर आधिकारिक न होने के कारण वह अप्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माता या उसका स्रोत बन जाते हैं। अब इसमें न्यायिक शक्ति बताइए। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ क्या है। इसके बाद हमें बताएंगे कि लोक कल्याणकारी कार्य क्या करता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, ये आप पढ़ के जरूर जाइए। अब यहाँ पे पूछा गया कि राजा एवं नागरिक के बीच क्या संबंध है। ठीक है, कौटिल्य का राजा निरंकुश है। ठीक है, कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन का स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानता है। वह राजा के सार्थक अंकों में राजा को सर्वोत्तम स्थिति प्रदान करता है, किंतु ऐसा होना ही कौटिल्य की राजा का निरंकुश नहीं है। उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध भी है जिसके कारण वे मामूली नहीं कर सकता। ये प्रतिबंध इस प्रकार है। राजा की शक्ति पर प्रथम प्रतिबंध अनुवादक का था। कौटिल्य के अनुसार मनुष्य ने राजा की आज्ञाओं का पालन जो प्रतीक्षा की, उनके बदले में राजा अपने प्रजा को धन देगा। मतलब ये बात कर रहा है कि एक राजा का उसके राज्य से क्या संबंध होता है। तो राजा कौटिल्य ने क्या बताया, इसको सब पर बताया, सबसे ऊपर बताया राजा को। ठीक है, जो न्याय करेगा। ठीक है, ये बताया। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रजा इनको धन देगी जो कि इसके बदले में ये इनको न्याय देगा। सो यही बात की गई है। ठीक है, और इनकी धर्म की रक्षा करेगा। ठीक है, इनकी रक्षा करेगा। ठीक है, राजा की शक्ति। दूसरा प्रतिबंधन धर्म नियमों और रीति रिवाजों का था, इसका पालन करने के लिए भी बाध्य था। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। और इसकी तीसरा जो प्रबंधक है, मतलब तीसरा काम है मंत्री परिषद का गठन करना, जो कानून बनाने, नियम बनाने में अपना सहयोग देंगे और राजा को निरंकुश होने को रोकेंगे। ठीक है, राजा निरंकुश किंतु एक अत्यधिक प्रभावशाली प्रबंध है। राजा के व्यक्तित्व तथा उसके प्रदान की गई शिक्षा के आधार पर, मतलब राजा अगर पढ़ा लिखा होगा तभी तो लोगों की मदद कर पाएगा, है ना। अगर पढ़े लिखे का मतलब ये है कि संपूर्ण होगा, संपन्न होगा। ठीक है, वो जानता होगा, राजनीति करना जानता होगा। ठीक है, तभी तो वो लोगों की मदद कर पाएगा। अब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक, फिर गुप्तचर की पढ़ते हैं। राजा और राजा मंत्री। ठीक है, मंत्री परिषद के अंतरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था का भी व्यवहारिक चलन के संबंध में कौटिल्य ने स्पष्ट और निश्चित विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचार की उनकी व्यवहारिक प्रशासन संबंधी जरूरत की परिचित है। तो उनकी एक प्रबंधिक व्यवस्था भी होती थी मंत्री परिषद के अलावा। ठीक है, जिसमें राजस्व, सेना, वजह व्यापार, कृषि, वन, शिलाकार आदि विभागों को नियुक्त किया जाता। जैसे हमारे में यहाँ पे मंत्री परिषद होता है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी अलग अलग मंत्रियों और उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है गुप्तचर व्यवस्था है। गुप्तचर हमने भी पढ़ा था कि क्या होता था, एक गुप्तचर को नियुक्त करता था जो दूसरे राज्य में जाता था, उनकी बातों को सुनता था, उनकी रणनीतियों को समझता था, फिर अपने राज्य में आकर अपनी राजा को संचित करता था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर राजा के प्रति भावों को लेकर बनावटी झगड़े करने चाहिए
मतलब वो सब बताया कि गुप्तचर क्या करता था और किस तरह से गुप्तचर व्यवस्था का संगठन एक विश्वासी रूप किया जाना चाहिए जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। ठीक है, इसके बाद यही है कौटिल्य धर्म और दंड का संदर्भ। कौटिल्य की कूटनीति और सिद्धांतिक की आलोचना। अब उनकी कूटनीति जो है उसके भी सिद्धांत पर आलोचना की गई है। ठीक है, कौटिल्य की प्रमुखता शासन कला के निरूपण किया और व्यवहारिक राजनीति पर बल दिया। ठीक है, राजदर्शन के सिद्धांत पर नहीं बल्कि कौटिल्य ने ही राज्य की दृढ़ता और उनके विस्तार के दृष्टिकोण, सोच और लिखा। ठीक है, मतलब यही सब बताया। आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ संदर्भ के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे उनकी क्या देन थी इसके बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र की क्या देन है यह आप जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद निष्कर्ष है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का जनक जिस तरह अरस्तु को माना जाता है उसी तरह कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतक का जनक माना जाता है। ठीक है, सोलेटोर इस संबंध में ये कथन किसी भी रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जब वह कहता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व देने वाले युग कौटिल्य की राजनीतिक चिंतन है, क्योंकि कौटिल्य का चिंतन वह है जिसमें धर्म और राज्य की संयुक्ति और विवेचित करने वाले अन्य पूर्वचरों की भिन्न प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा है और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू। हम अगली वीडियो में दूसरा यूनिट लाएंगे। तब तक के लिए बाय।